Hello my dear students, I am your biology mentor. Today we start the chapter cell. The very first thing which we have to understand that what is meant by the cell. Cell word का मतलब क्या है? It is mean a small room. ठीक है, एक छोटा सा रूम, ठीक है, सिंगल यूनिट रूम, उसी के जैसे बहुत सारे रूम हो, जैसे कि आपने देखा होगा हनी कॉम्ब, जो मधुमक्खियों का जो घर होता है, आपने देखा होगा वो घर, उनका जो घर है वो कुछ इस तरीके के उसमें कॉम्स बने हुए रहते हैं, सब इक्वल साइज के बने हुए रहते हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर उनकी साइड्स एज वगैरह सब बिल्कुल इक्वल लेंथ के होते हैं. तो दैट अ सिंगल रूम इज कॉल्ड एज अ सेल. द वर्ड सेल कम्स फ्रॉम द हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो हम इस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे. अब सेल क्या है वो जान लीजिए. सेल क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है. सी, हमारी बॉडी कितनी सारी वर्क करती है. हमारी बॉडी में सिस्टम्स भी बहुत सारे हैं. सिस्टम्स की बात करें तो आई होप आप सबको पता होगा कितने सारे सिस्टम्स हैं. बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम विच विल गाइड बाय द नर्व्स. ठीक है, नर्व्स कोऑर्डिनेशन सिस्टम बोलते हैं वेरी फर्स्ट. सेकेंड बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या? ब्लड फ्लो करता है, सेकेंड नंबर का सिस्टम हो गया. थर्ड नंबर के सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमारे फूड का डाइजेशन होता है. फोर्थ नंबर के सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन विच वी इनटेक ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसके बाद बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमारी किडनी फिल्ट्रेट करती है यूरिन को. ठीक है, ब्लड में से जितने भी इम्प्योरिटीज होती है वो फिल्ट्रेट करी जाती है और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. इतने सारे सिस्टम्स तो वो है जो हम डायरेक्टली पढ़ते हैं. इसके अलावा भी कई ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में वर्क कर रहे हैं. एंड आपको ये भी पता है कि ये जो सिस्टम है 24/7 वर्क कर रहे हैं. 24/7 मतलब 24 आवर्स 7 वीक. हर दिन हर सेकंड वो वर्क कर रहे हैं. कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जब हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे आ जाए. लाइक हम सो रहे हैं तो हमारा हार्ट बोलेगा मैं तो सो रहा हूं भाई, मेरे को नहीं ब्लड को पंप करना. ठीक है, वो सो जाएगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है ना. कभी किसी के भी हार्ट ने कभी ऐसा बोला है कि मैं तो सो रहा हूं, या किसी के दिमाग ने ऐसा बोला है कि भाई मैं तो सो रहा हूं. नहीं ना. जब हम सोते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं नाइट में, तब भी आप लोगों में से कई बच्चों को ड्रीम्स आते होंगे. ठीक है, कई बार हम ऐसा होता है कि हम जिस करवट से सो रहे हैं, जिस साइड हम सो रहे हैं, सुबह हम दूसरी साइड पे जगते हुए मिलते हैं. वाई? क्योंकि हमने रात में अपनी बॉडी को क्या किया? टर्न किया. हमने अपनी बॉडी की पॉस्चर्स को टर्न किया. कभी कभार हमें रात में प्यास लग जाती है, थर्स्ट लग जाती है. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कुछ शॉकिंग आवाजें आती है तो हम उठ जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन तब भी क्या है? एक्टिव कंडीशन में है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी, जो हमारे ब्रेन की जो सेल्स है वो तब भी वर्क कर रही हैं. इसके अलावा बात करें हार्ट हमारा 24/7 वर्क करता है, ऑल द टाइम पंप करता है. जिस टाइम पे हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया, उसी वक्त क्या होगा? पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाएगी. तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में. ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड क्या है हमारा? ब्लड इज लाइक अ पेट्रोल. जिस तरीके से बाइक्स की, कार्स की, ऑटोमोबाइल्स की मैं बात करूं तो वो पेट्रोल की वजह से चलती हैं. ठीक है, पेट्रोल उनका एनर्जी सोर्स है. ऐसे ही हमारी बॉडी में भी ब्लड हमारे लिए क्या है? इट इज लाइक एज अ पेट्रोल, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट ब्लड हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्लड हेल्प करता है फूड को और ऑक्सीजन को एक जगह पर मिलने के लिए. ठीक है, फूड जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो भी ब्लड में जाकर मिल जाता है. एंड जो हम रेस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन है, वो भी कहाँ जाके मिलती है? ब्लड में. तो ब्लड इज द अल्टीमेट सोर्स. ब्लड इज द अल्टीमेट सोर्स जहां पे फूड एंड ऑक्सीजन दोनों बाइंड होते हैं, देन रिएक्शन होती है, एंड देन फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, चलिए अब समझ आ गई.
अब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ वो बहुत ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन बन के आता है, वाई सेल इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑफ अ लिविंग बॉडी। किसी भी लिविंग बॉडी की सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कंसिडर करी जाती है? वो इसीलिए क्योंकि सेल एक सबसे छोटी यूनिट है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लाइक अगर मैं अभी इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे तो सेल में आपको बहुत सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्मा हो गया, ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सब के आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। मैं डिटेल में आपको इन सब के बारे में बताऊंगी, आपको इन सब के फंक्शंस भी पता चलेंगे। देन यू विल गेट टू नो कि एक सिंगल छोटी सी सेल कितना सारा फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। तो अब आप देखो हमारी बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। हर जगह पर बहुत सारी अपनी अपनी टाइप की सेल्स हैं। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में अलग टाइप की सेल्स है, नर्व सेल्स। हार्ट की बात करें तो हार्ट जिन सेल्स से बना हुआ है वहां पे 2 से 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। हम स्किन की बात करें तो वो सेल्स अलग टाइप की है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पे जो सेल्स की कवरिंग है वो अलग टाइप की है। हर अलग अलग टाइप के सेल्स की अपने अलग अलग स्पेसिफिकेशन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट, बिकॉज एक सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस चलते हैं। फंक्शंस लाइक जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन, एनर्जी का फॉर्मेशन, ठीक है, बॉडी को टॉक्सिकेशन से बचाना, इस तरीके के सारे डाइजेशन की प्रोसेस, ये सारे फंक्शंस उसके अंदर चलते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल की बात करें तो आप देखो बेटा, हमने अमीबा पढ़ा 6th 7th 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे। एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की अमीबा, ठीक है। अमीबा को आपने जाना कि वो यूनिसेलुलर बॉडी है, उसका कोई शेप नहीं है, ठीक है, वो एक सिंगल सेल बॉडी है। तो आपने देखा होगा वो किसी भी स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड अमीबा, ठीक है। उसका कोई शेप नहीं है, क्लियर, सिंगल सेल बॉडी है वो। लेकिन जैसे ही इसके बाद आप अदर स्पीशीज पर बढ़ोगे, सिंगल सेल से कोई एनिमल की सेल ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स से बनी हुई है, ठीक है। आप हमको देख लो, आप और अदर एनिमल स्पीसीज को देख लो, बर्ड्स को देख लो, लायंस को देख लो, वाइल्ड एनिमल्स को देख लो, क्रोकोडाइल्स, जो वाटर एनिमल्स है उनको देख लो, इन सबका कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। आप ह्यूमन बींग्स को देख लो, एवरी ह्यूमन बींग इज डिफरेंट, नॉट इन देयर फिजिकल बॉडी फ्रॉम देयर अपीयरेंस, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन से देखा जाए, हाइट के एक्सप्रेशन से देखा जाए तो एवरी ह्यूमन बींग इज डिफरेंट। बट देखा जाए तो सारे ह्यूमन बींग्स की जो स्पीशीज है वो दिखने में तो एक ही जैसी है, बिकॉज वी हैविंग 2 hands, 2 legs, 1 nose, 1 pair of eyes, 1 pair of ears, nostril, ठीक है। हमारे चलने का तरीका एक जैसा है। वी हैविंग लॉन्ग हेयर्स, गर्ल्स हैविंग लॉन्ग हेयर्स, बॉयज हैविंग शॉर्ट हेयर्स। बॉयज की बॉडी का पॉस्चर बिल्कुल मस्कुलर काइंड ऑफ, गर्ल्स की बॉडी का पॉस्चर सिंपल डिफरेंट है, पर अपीयरेंस तो सब में एक जैसा है। तो क्या मिल रहा है, जब बहुत सारी सेल्स, डिफरेंट काइंड की सेल्स जब एक साथ कोलैबोरेट मिलती है तो क्या बन रहा है, एक बॉडी का स्ट्रक्चर बन रहा है। बात समझ में आई मेरी? दैट्स व्हाई सेल इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जब बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सेल्स जब मिलती हैं तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक स्ट्रक्चर मिलता है, और वही बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सिंगल सेल्स अपने आप में एक फंक्शन भी कंटिन्यू करती रहती है, जिसकी मदद से उस पर्टिकुलर होल बॉडी का फंक्शन चलता है, ठीक है। लाइक अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हार्ट की सेल्स अपना काम कर रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल्स उसी टाइम पर अपना काम कर रही हैं, किडनी जो सेल्स की बनी हुई है, उस किडनी की जो सेल्स है उसी टाइम पर अपना काम कर रही है। तो एक ही टाइम पर सब ऑर्गन्स की जो सेल्स हैं वो अपना अपना फंक्शन कर रही हैं। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से जब सबके फंक्शंस मिल रहे हैं तब मेरी पूरी एंटायर बॉडी का फंक्शन चल रहा है, तभी मैं क्या हूं, अभी एक हेल्दी पर्सन की तरह मानी जाती हूँ, ठीक है माय डियर। और स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि आप देख लो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है। क्या हमारी बॉडी ऐसी है कि जिसको देखकर हम ये बोलेंगे कि अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ शेप ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना। काउ इज हैविंग द शेप, लायन इज हैविंग द शेप। हम लायन और टाइगर में क्या कर सकते हैं, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलरिटीज देख सकते हैं कि लायन का कलर अलग है और टाइगर का कलर अलग है। टाइगर इज हैविंग स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी, बट लायन की बात करें तो लायन इज हैविंग वेरी लॉन्ग हेयर्स टफ ओवर ऑन देयर बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से अपीयरेंस अलग हो गया, क्योंकि लायन की बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है उन्होंने उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया। टाइगर की बॉडी की जो सेल्स बॉडी है उन्होंने उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। आप सेल्स की बात करें, चलो अपीयरेंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अपीयरेंस की बात करूं, मैं ऑर्गन्स की बात करूं तो सेल्स की वजह से ऑर्गन्स को भी अपना शेप मिल रहा है। सी किडनी
पर्टिकुलर एक ऑर्गन है, लेकिन ऑर्गन है तो किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है। तो किडनी एक शेप बन गया। हार्ट की मैं बात करूं तो हार्ट अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का शेप है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, एलिमेंट्री कैनाल की, तो वो अपने आप में एक डिफरेंट स्ट्रक्चर लिए हुए है। और जब भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल सिस्टम्स जब मिलते हैं तो एक पूरी की पूरी ऑर्गन बॉडी बन जाती है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है। सो वी गॉट अ स्ट्रक्चर ओनली फ्रॉम दैट सिंगल यूनिट। ये सिंगल यूनिट फंक्शनल है और यही सिंगल यूनिट हमें एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है। तो क्लियर हो गई ये बात। इफ देयर इज अ क्वेश्चन व्हाई सेल इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वी कैन राइट द एंटायर आंसर। ओके माय डियर, चलिए आगे जानते हैं हम। अब हमने ये तो जान लिया कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ी सी डिस्कवरीज के बारे में जान लेते हैं। भाई सेल के अंदर क्या क्या डिस्कवरीज हुई, सेल की डिस्कवरी कब हुई, आप सबको पता ही होगा बिकॉज आप लोगों ने आई थिंक चैप्टर की रीडिंग कर ली होगी। सो यू गेट टू नो कि जो रॉबर्ट हुक है, वेरी फर्स्ट 1665 में इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। बट द थिंग विच यू डोंट नो दैट इज कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो सेल की डिस्कवरी करी थी दैट इज डेड सेल, कॉर्क स्लाइस। कॉर्क एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ की जो वुड है लाइक वो डेड हो चुकी थी, कट गई थी, उसकी स्लाइस को कट किया, ठीक है, और देन उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, ठीक है। वो डेड सेल द वेरी फर्स्ट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। दैट इज नॉट अ लिविंग सेल। लिविंग सेल्स किसको बोलेंगे, लाइक ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की अगर किसी सेल को देखा जाए तो वी आर कंसिडर एज अ लिविंग सेल। बट जिसकी सेल देखी गई वो प्लांट भी लिविंग नहीं था, इट इज कंसिडर्ड एज अ डेड सेल, ठीक है। कॉर्क, जो आपने पेड़ों के बाहर आपने देखा होगा बार्क जो बहुत ही ज्यादा टाइट होता है, जिसको हम बार्क बोलते हैं, ट्री के स्टेम के जो बार्क होती है, उस बार्क को उन्होंने कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, जो अपने आप में डेड कंसिडर करी जाती है ड्यू टू द केमिकल कंपोजिशंस प्रेजेंट इन देम। वो केमिकल कंपोजिशंस क्या थे वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों सेल, एक पर्टिकुलर सेल डेड कही जाती है और कौन सी एक सेल लिविंग कही जाती है, ड्यू टू सम काइंड ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस, ठीक है। वो हम बात करेंगे कि सेल के अंदर किस टाइप की केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा कि व्हाई दिस सेल, दिस कॉर्क स्लाइस इज कंसिडर्ड एज अ डेड सेल। ओके माय डियर, चलिए आगे जानते हैं। तो रॉबर्ट हुक 1665 में सबसे पहले उन्होंने डेड सेल्स कॉर्क के स्लाइस में से डिस्कवर किया था, और जब उन्होंने उसके स्ट्रक्चर को देखा तो ही फाउंड कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया था, जो कुछ इस तरीके का था। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ही था कि तो इनकी एज वगैरह जो है वो बिल्कुल इक्वल होती है। सी, अगर आपने कभी देखा होगा हनी बी का जो घर होता है, उनका जो कॉम्ब होता है, वो बिल्कुल इक्वल साइजेस के आपको उसमें सेल्स आपको दिखाई देंगे। तो उन्होंने जब ये स्ट्रक्चर देखा, उन्होंने हर एक सिंगल छोटे छोटे रूम्स को उन्होंने एक नाम दिया एंड दैट इज कॉल्ड सेल। तो एनोनिमसली ये इस नाम आया है, किसी ने कोई समझदारी वाला काम नहीं किया, किसी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करी, एनोनिमसली ये एक नाम आ गया कि छोटे से रूम को सेल बोला जाता है, और उन्हें वो इसी तरीके के अपीयर दिखाई दिए, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स इसी तरीके के दिखाई दिए, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, सेल रख दिया। ओके माय डियर, तो चलिए द वर्ड सेल वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेल वर्ड नहीं आया था, सेल वर्ड ट्रांसफॉर्म किया गया है फ्रॉम द वर्ड सेल्यूलस, लेटिन। जिस वक्त इस सेल की डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट हुक के टाइम पे, तब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चलती थी, तब डच और जो पुरानी लैंग्वेजेस है, लेटिन लैंग्वेजेस है, डच हो गई, ग्रीक हो गई, वो चलती थी। तो लेटिन लैंग्वेज में सेल्यूलस नाम दिया था उन्होंने, द सेल्यूलस। फिर वहां से जब इंग्लिश में इसको ट्रांसफॉर्म किया, द सेल वर्ड कम्स फ्रॉम द सेल्यूलस। ओके माय डियर, चलिए आगे देखते हैं हम। उन्होंने ये चीज आपको पता चल गई, द वेरी फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द डेड सेल वाज बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। अब एक चीज और जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, उसमें उन्होंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। चलिए अब जानते हैं, ये तो हमने बात कर ली डेड सेल की, अब लिविंग सेल भी तो फाइंड आउट करी गई होगी ना।
तो वेरी फर्स्ट लिविंग सेल जो फाइंड आउट करी थी वो करी थी एंटन वेन ल्यूवेनहॉक इन 1674। तो उन्होंने किसी पॉन्ड वाटर के अंदर एक जैसे अमीबा है, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज है, बहुत सारे प्रोटोजोन्स होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। गंदे वाटर में अगर आप किसी गंदे वाटर को आप लेकर आओ, फिल्दी वाटर को लेकर आओ एंड देन उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, आपको बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आराम से दिखाई देंगे, ठीक है। उन्होंने भी, एंटन वेन ल्यूवेनहॉक ने भी एक स्टोरी इनकी आपने अगर कभी पढ़ा होगा तो एंटन वेन ल्यूवेनहॉक इन्होंने सबसे पहले जो लेंस की डिस्कवरी हुई थी माइक्रोस्कोप के अंदर, और जो हमारा जो सिंगल लेंस जो वगैरह होते हैं और टेलीस्कोप वगैरह में जो लेंस आजकल मिल रहे हैं, उन सब की जो सबसे पहले डिस्कवरी करी थी वो एंटन वेन ल्यूवेनहॉक ने ही करी थी। तो इनको लेंस के साथ में खेलने का बड़ा शौक हुआ करता था। अब लेंस के साथ में वो यहाँ हर जगह, जब से इन्होंने लेंस की डिस्कवरी करी तब से इनकी लाइफ में लेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था। हर जगह वो लेंस से कुछ ना कुछ कोई बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीजों को बहुत मैग्नीफाई करके देखना उनको अच्छा लगता था। अब क्योंकि जब उन्होंने जो वाटर में भी चीजों को देखा तो उन्हें कुछ चीजें मूव करती हुई नजर आई, कुछ ऑर्गेनिजम्स मूव करते हुए नजर आए। तब वहां से डिस्कवरी निकली कि भाई वाटर के अंदर लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है, वो सेल्स सिंगल सेल्स जो वाटर के अंदर मूव करती हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, प्रोटोजोन्स जो है। और वो उन्होंने डिस्कवरी करी थी 1674 में। इससे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो प्लांट के अंदर हुई थी, ठीक है, प्लांट की जो डेड सेल्स थी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। इसके बाद एंटन वेन ल्यूवेनहॉक आए जिन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर करी। तब पता चला कि ओके, जो ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो किस तरीके की सेल्स की मिलकर बनी है। इससे ये भी पता चला कि वेरी वेरी फर्स्ट जो लाइफ है वो किस तरीके से वाटर के अंदर एग्जिस्ट हुई। समझ में आई बात मेरी? चलिए आगे हम जानते हैं, हमने ये जान लिया हमने। चलिए अब आगे जानते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा, इट इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस, जो वेरी फर्स्ट जब अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट हुई थी तब कुछ केमिकल्स ऐसे, बायोकेमिकल्स ऐसे रिलीज हुए थे वाटर के अंदर जिन्होंने एक लंप सा बना लिया था, ठीक है, एक तरीके का मैं कह सकती हूँ कैलस जैसा बना लिया था जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है माय डियर। वो न्यूट्रिएंट्स की वजह से वो पर्टिकुलर जो कैलस था वो एक तरीके की सेल लाइक बॉडी में कन्वर्ट हो गया। और वो जो कैलस रीजन था उसको स्टार्टिंग में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटो मीन्स द वेरी फर्स्ट, ठीक है, प्लाज्म मीन्स एक जेली लाइक सब्सटेंस। क्लियर मेरी बात? तो प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिस वजह से सेल को क्या बोला जा रहा है, लिविंग सब्सटेंस, लिविंग यूनिट बोला जा रहा है सेल को। अदरवाइज सेल क्या है? अगर प्रोटोप्लाज्म सेल में प्रेजेंट नहीं है तो वो सेल डेड है। क्लियर हो गई बात मेरी? और अगर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है देन ओनली द सेल इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग सेल। इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है, कंपटीशन में क्वेश्चन बन के आ सकता है। चलिए, तो इस प्रोटोप्लाज्म की सेल के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जेल लाइक सब्सटेंस में, जैसे कि एलोवेरा को अगर आप कट करेंगे तो आपको एलोवेरा के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस दिखेगा। सेम इसी तरीके का जेली लाइक सब्सटेंस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से सेल को नरिशमेंट मिलती है। दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। दैट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय फेलिक्स डुजार्डिन। सबसे पहले फेलिक्स डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी थी। और अच्छा, फेलिक्स डुजार्डिन ने इसकी सबसे पहले डिस्कवरी करी थी और इसका नाम दिया था एज सार्कॉड। ये तब की बात है जब फेलिक्स डुजार्डिन ने सिर्फ सेल को डिस्कवर किया, देखा कि भाई सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये लिविंग है, उसको कुछ जेल लाइक सब्सटेंस दिखाई दिया और उन्होंने उसका नाम रखा सार्कोड। लेकिन लेटर बाद में इसका नाम पुरकिंजे ने लेटर लाइक इन 1838 में क्या बोलते हैं, पुरकिंजे ने
इसका नाम रखा है प्रोटोप्लाज्म. लेटर इट वाज नेम्ड बाय by Purkinje in 1839. 1839 में पुरकिंजे ने बाद में इसका नाम सार्कोड से क्या रखा? प्रोटोप्लाज्म. 1839 से पहले इस जिली लाइक सब्सटेंस को सार्कोड ही बोलते थे, जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले करी थी फेलिक्स डुज़ार्डिन ने. बट इन 1839 जब बहुत ज्यादा और एक्स्ट्रा अपैरेटस बन गए, ठीक है, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी बहुत ज्यादा अच्छे से हो गई, जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक जो सब्सटेंसेस है उनको दिखाती थी, ठीक है, तब जाके पुरकिंजे ने जब और डिटेल्ड में स्टडी करी, तब उन्होंने इसका नाम सार्कोड से हटाकर क्या रखा? प्रोटोप्लाज्म रखा. ओके माय डियर, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नेम वेरी फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म एंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय. दो अलग अलग नाम है बेटा, आपको ध्यान रखना है. जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म वो तो दिया था पुरकिंजे ने, बट जो सबसे पहले डिस्कवरी करी थी वो करी थी फेलिक्स डुज़ार्डिन ने. ठीक है माय डियर, चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं. हमने इतनी सारी चीजें जान ली, अब हम सेल की जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है न्यूक्लियस, इसके बारे में जान लेते हैं कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया है. न्यूक्लियस इज द सेंट्रल और पेरिफेरल पार्ट भी बोल सकते हैं. कई सेल्स में वो पेरिफेरी में पाया जाता है, बिल्कुल साइड में. अदरवाइज देखा जाए जो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, जनरली हम देखते हैं कि सेल के अंदर जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस. ठीक है, ये किसने डिस्कवर्ड किया है? ये डिस्कवर्ड किया है रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831. ठीक है भैया, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन के आ सकता है. हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस एंड इन विच ईयर? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी. ठीक है भैया, आई होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. मैंने ये आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाया कि व्हाई सेल इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. ठीक है, इसके बाद मैंने आपको डिटेल में डिस्कवरीज बता दी हैं. इसके अलावा और भी डिस्कवरीज पे बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी. अपनी सेल को हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे, सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे, सेल की साइज, सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में बात करेंगे, एंड सेल की थ्योरी भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बन के आता है, हम वो भी बात करेंगे. तब तक आप लेक्चर को ध्यान से पढ़ना, और कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, आप जरूर मुझे मैसेज करो. आपको लग रहा है कि आपको ये चीज समझ नहीं आई है, मुझे तुरंत मैसेज करो. ठीक है, जैसे कोई एक टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं आप के लिए डीपीपी रेडी रखूंगी, आपको डीपीपी सेंड करूंगी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेक्चर को पूरा देखो, समझो. कुछ नहीं समझ आ रहा, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी. ठीक है बेटा, आपके डाउट्स के लिए हम एवर रेडी हैं, लेकिन आप डाउट नहीं पूछेंगे तो फिर चैप्टर के पढ़ने का कोई सेंस नहीं होता. चैप्टर की सिर्फ रोमांटिक नहीं करनी है कि बुक पढ़ लिया है. ठीक है, कई बच्चों की नॉलेज में मैं ये जानती हूँ कि कई बच्चों को ऐसा लगता है, ये सोचते हैं, उनकी मेंटालिटी है कि बायोलॉजी इज लाइक अ इजी सब्जेक्ट, ठीक है भाई बहुत इजीली हो जाएगा, सिर्फ पढ़ लो एंड हो जाएगा. ऐसा नहीं होता बेटा. इन टुडेज कंपटीशन टाइम किसी भी सब्जेक्ट को हमें इजी नहीं समझना है. ठीक है, लाइक मैथ्स, लाइक फिजिक्स, लाइक केमिस्ट्री, बायो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज बायो ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हमें परसेंटेज बनानी है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, अगर हमें परसेंटेज बनानी है, हाइट पे जाना है, तो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम तुरंत ज्यादा नंबर्स लेकर आ सकते हैं. बिकॉज बायो में नेगेटिव नंबर्स आना बहुत कम चांसेस है, बट वही मैं बोलूं मैथ्स एंड फिजिक्स की, तो वहां पे एक गलती और नेगेटिव बहुत जल्दी आ जाएगा. बट बायो में अगर आपने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ ली तो फटाफट से आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, आपको +4 रैंकिंग, +4 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव बहुत कम आने के चांसेस होते हैं. तो इसलिए हमें ऐसे सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है जो हमारी रैंकिंग को अप ले जाने में हेल्प करते हैं. ठीक है भाई डियर, सो नेवर टेक बायोलॉजी एज एन इजी सब्जेक्ट. ठीक है भाई, एक बार चैप्टर पढ़ लिया और हमें आ जाएगा, ऐसा नहीं होता. कई बार ऐसे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो हमें बुक में नहीं मिलेंगे. ठीक है, इवन आपको मैंने जो आपको पढ़ाया, आपको आज के लेक्चर में भी कई बातें ऐसी होंगी जो आपको आपकी बुक में उसके आंसर्स नहीं मिलेंगे. सो इट इज नेसेसरी कि आप कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर्स को देखें. आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप तुरंत मुझसे पूछें. ओके माय डियर,
तब तक के लिए stay safe,